कल हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज हमारा एजेंडा ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एमसीक्यूज, बीपीपी और कैपलान की किट से जो भी आपसे नहीं हुए आप वो मुझे 1 बाय 1 बताएंगे, तो फिर मैं आपको वो करवाता जाऊंगा। तो आपने जो क्वेश्चन आप करवाना चाहते हैं तो वो मुझे प्लीज़ आप बताएं, ताकि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूं। अच्छा जी, सारे हो गए हैं। चलें, जो आप मुझे बता रहे हैं, जिन्होंने बताए हैं वो मैं करवाता हूँ जी 1 बाय 1। कैपलान की किट से 310, क्वेश्चन नंबर 310, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, कैपलान से क्वेश्चन नंबर 310 देखते हैं जी। क्वेश्चन 310 क्या चीज़ है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 310। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू प्रोडक्ट टी which has a selling price of $44, direct material $15 per unit, direct labors 3 hours, cost is 12, variable overhead 6, fixed overheads 4. During April 20x6, the actual production of tea was 800 units, which was 100 units fewer than the budget. इसका मतलब ये है कि अगर एक्चुअल आपका 800 है और बजट कितना होगा 700, क्योंकि उसने लिखा है विच वाज 100 यूनिट्स फ्यूअर देन द बजट, यानी ये जो 800 है ये बजट से 100 कम है। तो इसका मतलब है बजट 900 का था। द बजट शोज एन एनुअल प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 10,800। सालाना जो है वो 10,800 है। तो आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर आप इसे 12 से डिवाइड करें तो वो भी 900 ही बनता है। विद द फिक्स्ड कॉस्ट अकरिंग एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द ईयर, एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर टोटल, ये आपको उसने टोटल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर दिया अप्रैल का। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये सवाल तो बहुत सिंपल ही है। चलें, आपने मुझे कह दिया है तो मैं करवाता हूं जी आपको ये क्वेश्चन। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमने बताना है। और इसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तो 8500 उसने बताए हुए हैं, बजटेड हम निकाल सकते हैं।
जी, तो पर यूनिट देखा जाए तो 4 है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 4 है, और आपके बजटेड लेवल कितना है, 900, तो 4 इंटू 900 3600 हो जाएगा ये, माइनस 8500, तो ये वेरिएंस आ जाएगा, और ये एडवर्स वेरिएंस है क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4900 एडवर्स है। तो अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है उसने, यहाँ पे लिखा है एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर टोटल्ड। अब यहाँ पे फिक्स्ड का नाम नहीं लिखा कि फिक्स्ड इतना है, तो इसका मतलब है कि 8500 जो फिगर है इसमें सारे ओवरहेड्स हैं। कौन कौन से, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। इसमें कौन कौन से ओवरहेड शामिल हैं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, क्योंकि यहाँ पे उसने ओवरहेड के साथ फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं लिखा, उसने लिखा हुआ है एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब है जब मैं क्वेश्चन देखता हूं तो उसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दो हैं, तो यहाँ पे ये जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है ये दोनों का टोटल है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना या तो वेरिएबल एक्चुअल अलहदा से बताता या फिक्स्ड भी अलहदा से बताता, उसने ऐसा नहीं किया। तो मैं इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए मैं इसको इकट्ठा 1 यूनिट कंसीडर करूंगा, तो 6 और 4 10 हो गया। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ 4 नहीं लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे 10 लेना चाहिए। तो अगर मैं 10 लूंगा तो ये होगा 9000, और फिर ये 500 एडवर्स होगा। जी, मैं रिपीट करता हूं कि मुझे क्यों इन दोनों को इकट्ठा लेना पड़ा। मैंने फॉर्मूला एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ही लगाया, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि क्वेश्चन के अंदर मुझे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड नहीं बताए थे। तो आपको पता है कि क्वेश्चन में डाटा दिया होना चाहिए, तो अगर उसने डाटा नहीं दिया, उसने इकट्ठा डाटा दे दिया है कि टोटल ओवरहेड्स इतने हैं, तो मैंने भी फिर ऐसा किया कि जब एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट किया तो मैंने ओवरहेड्स को टोटल में इकट्ठा ले लिया, यानी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने भी, क्योंकि उसने मुझे जो एक्चुअल डाटा दिया है वो भी इकट्ठे वाला दिया था, तो इसलिए मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरा वेरिएंस हमने बताना है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो होता है बजटेड वॉल्यूम माइनस एक्चुअल वॉल्यूम इनटू ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। तो बजटेड वॉल्यूम आपका 900 था, एक्चुअल वॉल्यूम 800 है, और पर यूनिट ओवरहेड्स फिक्स्ड वाले 4 है। तो ये आ गया 100 इंटू 4, तो आंसर आया $400। और ये भी एडवर्स है क्योंकि हमने एक्चुअली थोड़े यूनिट बनाए हैं, तो इसका मतलब है हम आंसर जो टिक करेंगे 500 एडवर्स और 400 एडवर्स। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस 500 एडवर्स और वॉल्यूम वेरिएंस 400 एडवर्स। तो ये इस तरीके से ये होगा। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था वो मुझे बता दे कि उसे समझ आ गई है, और बाकी भी बता सकते हैं कि जी ठीक है। जी शाबाश, 310 हो गया कैप्लान का। अब 314 जी, क्वेश्चन नंबर 314। QRL uses standard absorption costing system. The following details have been extracted from its budget for April 20x7. Fixed production overhead cost, production units, ये दोनों चीजें budgeted थी,
In April 20X7, the fixed production overhead costs were under absorbed by 8,000, and the fixed overhead expenditure variance was 12,000 adverse. What was the actual number of units produced? तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बताने, हमें दो वेरिएंसेस बता दिए और बजटेड डाटा बता दिए। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो चीजें गिवन हो उनके फार्मूलाज लिख लें। तो एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस गिवन है और एक हमें अंडर अब्सॉर्ब्ड गिवन है। Fixed overhead expenditure variance is equal to budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads। तो देखते हैं क्या वेरिएंस है। वेरिएंस है 2000 एडवर्स, तो मैंने यहां पे लिखा 2000 एडवर्स। अच्छा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं दिए हुए हैं 48,000, तो वो मैंने यहां लिखे। क्या एक्चुअल ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं? नहीं, एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए, तो यहां से हम एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये 2000 एडवर्स का मतलब है कि ये 2000 माइनस में होगा या प्लस में? एडवर्स तब होता है जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो, तो इसका मतलब है ये आंसर माइनस में आया होगा। तो यहां से हम इसका आंसर निकाल लेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो 50,000 बन जाएगा ये। एक चीज जो दी थी उससे हमें ये मिला। अब हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है? अंडर अब्सॉर्ब। और अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अंडर अब्सॉर्ब की फिगर जो क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें दी हुई है 8000 अंडर अब्सॉर्ब। तो यहां पे हम लिखेंगे 8000। अच्छा, अंडर का क्या मतलब होता है कि जब अब्सॉर्ब थोड़े हो और एक्चुअल बड़ा हो तो अंडर अब्सॉर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब है अगेन ये आंसर भी नेगेटिव में होगा। अब अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करते थे? ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल, और एक्चुअल ओवरहेड्स आप फाइंड कर चुके हैं 50,000। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 50,000 इधर आया तो प्लस हो गया, माइनस 8,000, दिस इज इक्वल टू ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल। तो ये बच गया 42,000। अब ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट, आपको याद होगा फॉर्मूला होता था बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो 48,000 बजटेड ओवरहेड है, बजटेड यूनिट्स 4800 है, तो ये OAR क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 48,000 आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं, 4800 यूनिट्स हैं, तो ये ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट आ गया। इसको एक्चुअल लेवल से ज़रब दे दें, तो एक्चुअल लेवल ही तो फाइंड करना है। तो ये बना 42,000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इधर से रेट क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू एक्चुअल लेवल। तो एक्चुअल लेवल का आंसर आपका निकल आया 4200। एक्चुअल लेवल इज इक्वल टू 4200 यूनिट्स। तो ये था जी, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। हमें दो चीजें दी हुई थी, हमने उन दोनों का फॉर्मूला लिखा और मिसिंग फिगर कैलकुलेट हुई, हमारे लिए रास्ता बन गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर देखते हैं है 4200, सी ऑप्शन है जी। 314 के बाद अगला है 317। F is direct labor cost
data related to last month were as follows. Standard labor cost for actual hours worked. इस वर्ड पे गौर कीजिएगा. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, यानी मैंने आवर्स कौन से लिए? एक्चुअल वाले. लेकिन मैंने रेट कौन सा लिया है? स्टैंडर्ड वाला. तो वो ये बना आंसर. स्टैंडर्ड आवर्स वर्क 30,000, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 4, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ पे. तो दो वेरिएंस दिए हैं. हमारा रूल वही है कि जो वेरिएंसेस दिए हों उनके फॉर्मूलाज लिखें. लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड. अब रेट वेरिएंस आपको दिया हुआ है 5800. स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है. एक्चुअल रेट आपने बताना है. आवर्स पेड भी आई थिंक अभी क्वेश्चन में नहीं बताए हुए, तो एक्चुअल आवर्स भी नहीं है. तो इसका मतलब है ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें दो चीजें मिसिंग है. और आपको पता है कि अगर दो चीजें मिसिंग हो तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. तो हम क्या करें? हम दूसरा वेरिएंस भी लिखेंगे. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस is equal to standard hours for actual output minus actual hours worked into standard rate. तो वैल्यूज पुट करते हैं इस डाटा में. एफिशिएंसी वेरिएंस इज 4000 फेवरेबल, तो मैंने यहां पे 4000 फेवरेबल लिखा. स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड वो उसने दिए हुए थे 30,000. उसने क्वेश्चन में खुद ही दिए हुए थे स्टैंडर्ड आवर्स 30,000. एक्चुअल आवर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं. और स्टैंडर्ड रेट 4 है, मेरा ख्याल है 4 ही है जी, 4 ही है. स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 4. तो यहां पे फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल आवर्स थोड़े होंगे. तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन वाला 4000 है, डिवाइडेड बाय 4 is equal to 30,000 minus actual hours work. तो ये बना 1000 is equal to 30,000 minus actual hours work. तो यहां से actual hours work निकल आएंगे. actual hours worked इस तरफ आया तो पॉजिटिव हो गया, और 30,000 में से ये 1000 उस तरफ जाके माइनस हुआ, तो आंसर आ गया जी 29,000. अब क्या आवर्स पेड और आवर्स वर्कड बराबर होते हैं? नहीं, हमें पता है कि आवर्स पेड इज इक्वल टू आवर्स वर्कड आवर्स. आवर्स वर्कड आर 29,000. क्या क्वेश्चन में आइडल टाइम का कोई जिक्र है? कहीं नहीं है. तो इसका मतलब है आइडल टाइम होता तो वो बताता. तो आइडल टाइम है नहीं, तो आवर्स पेड भी वही बने जो आवर्स वर्क थे. तो 29,000 आवर्स पेड आ गए, और हमें यही तो चाहिए थे. तो हम यहाँ पे 29,000 लिख देंगे. तो अब यहाँ से एक्चुअल रेट निकलेगा. तो अब 5800 फेवरेबल का क्या मतलब है कि एक्चुअल रेट थोड़ा था तभी फेवरेबल बना. तो ये आंसर पॉजिटिव में होगा. 5800 डिवाइडेड बाय 29,000 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्चुअल रेट. एक मिनट होल्ड कीजिए.
जी, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 5800 डिवाइडेड बाय 29,000, दिस विल बी $0.2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट को इस तरफ ले आएंगे, पॉजिटिव हो गया, और 4 माइनस 0.2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.80। दिस इज द एक्चुअल रेट। और यहाँ पे उसने कहा था 2 डेसिमल तक आपने आंसर बताना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3.80। अब पेपर में भी ऐसे ही होता है कि वो समटाइम 2 डेसिमल तक आंसर मांगता है, तो आपने 3.80 लिखना है। और अगर आपने 3.8 लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो आंसर फीड हुआ है वो 80 हुआ है, तो 8 आपने फीड किया तो वो आपके नंबर डिडक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर 1 डेसिमल तक लिखता तो 3.8 लिखना था, और आपने अगर 3.80 लिख दिया तो फिर भी मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए आपने इन इंस्ट्रक्शंस का खास ख्याल रखना है। तो ये 3.80 इसका आंसर आ गया 2 डेसिमल प्लेस तक। जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। 317 जी, उसके बाद 325 325 में कहता है स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज $50 पर यूनिट। और ये $50 कैसे बने? 12.5 एट द रेट 4 पर kg। लास्ट मंथ एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर 45,600 kgs of material purchased was used। ये उसकी कॉस्ट है और ये kgs थे। and the direct material usage variance is this। 325 में कहता है what was the direct material price variance। तो यार प्राइस वेरिएंस तो सिंपल ही था। 325 क्वेश्चन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, या स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। तो अब क्वेश्चन में से देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। स्टैंडर्ड रेट इज गिवन $4 पर केजी, और जो एक्चुअल रेट है वो गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। 1,73,280 को डिवाइड कर दें 45,600 से, तो यहां से आपका एक्चुअल रेट निकल आएगा 3.8 आया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड 45,600। तो ये 0.2 बनेगा, और इसको आप 45,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 9120 फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल रेट कम था। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन बन रहा है, 9120 फेवरेबल। जी, 326 कर लिया था, इसी से रिलेटेड है जिस बच्चे ने मुझे, अच्छा 326 भी करना है, ओके। तो 326 में उसने एक्चुअल प्रोडक्शन पूछी है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन निकालनी है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो उसने हमें यूजेज वेरिएंस दिया हुआ था, तो यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। The usage variance is 15,200 adverse, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं पता, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पता है, और स्टैंडर्ड रेट भी पता है। अच्छा, एडवर्स तब होता है जब एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा हो, तो इसका मतलब है ये फिगर माइनस में आई होगी, डिवाइडेड बाय 4
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 45,600। तो ये 15,200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 3,800 माइनस में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 45,600। तो ये 45,600 इस तरफ आया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 3,800 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इसमें से ये जब हम लेस करेंगे तो ये बचा 41,800। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का क्या फार्मूला होता है? पर यूनिट क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट। अब पर यूनिट क्वांटिटी उसने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है 12.5 kgs, तो यहाँ पे 12.5 इंटू एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट का आंसर यहाँ से निकल सकता है। सो एक्चुअल आउटपुट इज 3344 यूनिट्स। तो ये जी आपकी एक्चुअल आउटपुट भी हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि 310 का आंसर डी है, तो मैंने शायद कोई और ऑप्शन बताई थी, इसको देख लेते हैं। अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कि 310 का क्या आंसर था। जी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी ये क्या हुआ है 310 में। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र है आप सुनाएं। जी जी ठीक था। अच्छा, मैं आपको 310 का अपना सोल्यूशन दिखाता हूँ, फिर इधर देखते हैं। जी, ये हमने किया था 310। ये जो बजटेड की मैंने कैलकुलेशन आपको करवाई थी, मैंने ये किया कि 6 + 4 = 10 किया और मैंने इसे बजटेड लेवल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बजटेड लेवल से मल्टीप्लाई किया तो बजटेड लेवल था 900, तो आंसर बन गया 9000। अब इस कैलकुलेशन में ना एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस गलती को सुन लें वो क्या हुई है। ये जो 6 था ना, ये वेरिएबल ओवरहेड्स थे, और ये जो 4 है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। हमने वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को बजटेड लेवल से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कॉस्ट क्लासिफिकेशन का वो ये कहता था कि फिक्स्ड कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक फिक्स रहती है। तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट को तो आप बजटेड से मल्टीप्लाई करें, बहुत अच्छी बात है, बजटेड से ही होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट को, लेकिन जिसका नाम वेरिएबल ओवरहेड्स है ना, तो वो वेरी करेगी यूनिट्स के साथ। तो इसलिए
ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं इनको आपने एक्चुअल से ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल लेवल आपका 800 था, तो इसका मतलब है वेरिएबल ओवरहेड्स 2400 होने चाहिए थे। नहीं, ये कितना बनेगा, 4800 शायद, 4800 होने चाहिए। 800 आपका लेवल था, 800 इंटू 6 किया, 4800 आया। और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो बिल्कुल सही है, वो आपने 4 इंटू 900 ही करना है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं करते, तो वो बजटेड लेवल के साथ वेरी करते हैं। तो ये 900 को आप जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बनेगा। तो अब इसमें जब ये हमने ऐड किया तो ये 8400 आया। तो हमने यहाँ पे पहले 9000 लिख लिया था, तो हमें 9000 नहीं लिखना, हमें यहाँ पे 8400 लिखना है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये वर्किंग भी याद रहे और आप इसके बाद इसकी ये मिस्टेक ना करें। तो ये 9000 नहीं लिखेंगे, हम इसे 8400 लिखेंगे। और 800 की वर्किंग मैंने आपके सामने ये कर दी है, मैं इसकी लॉजिक दोबारा बता भी देता हूँ। तो 8400 माइनस 8500, तो आंसर आएगा 100 एडवर्स। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हमारी ऑप्शन जो है वो गलत टिक हुई थी। तो मैं इस वर्किंग को दोबारा से बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे, इनमें वेरिएबल और फिक्स्ड की सेग्रीगेशन नहीं थी। तो अगर सेग्रीगेशन नहीं थी तो मुझे बजटेड भी टोटल बनाना था, लेकिन जब मैंने बजटेड को टोटल बनाया तो मैंने पहले किया ये कि मैंने 6 और 4 10 किया, और मैंने 10 के 10 को 900 से मल्टीप्लाई किया, तो वो एक फिगर आंसर आ गया। लेकिन वो टेक्निकली गलत हो गया, एज पर कॉन्सेप्ट गलत कैलकुलेशन हो गई। क्यों गलत हुई वो सुन ले। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो बजटेड लेवल पे डिपेंड करती है, यानी उसने एक्चुअल के साथ वेरी नहीं करना, क्योंकि एज पर डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, सो इट इज फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन लेवल एंड दैट सर्टेन लेवल इज नोन एज बजटेड लेवल। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमने बजटेड लेवल से मल्टीप्लाई किया 900 से। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डेफिनेशन ये कहती है कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल को 900 से ज़रब नहीं देनी चाहिए थी, वेरिएबल को एक्चुअल से ज़रब देनी चाहिए। तो फिर वो आपका 4800 बना और इनका टोटल 8400 हुआ। तो उम्मीद है कि अब ये हमारी ऑप्शन भी मैच कर गई होगी। जी 100 ही था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और ये उसने कैलकुलेशन की हुई है। उसकी कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन से थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस है, लेकिन आंसर सही है। और वॉल्यूम वेरिएंस हमारा पहले ही ठीक था, 400 एडवर्स हमने निकाला था और वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पीडीएफ भी इसका शेयर कर दूंगा इसी तरह। नई फाइल में वर्किंग कर रहा हूँ जी। ओके हो गया जी। तो इसलिए ऑप्शन को साथ साथ मैच करते रहिएगा। जी और बताएं जी, और कौन कौन से क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन रेफर करे, जब मैं उसका आंसर कैलकुलेट कर लूं तो आप ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। तो ये सारे जो आपने मुझे कहे थे अभी तक वो मैं आपको सारे करवा चुका हूं। अब अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। वन 176 का इधर ताल्लुक आ गया। 176 तो कोई बहुत पुराना सवाल आप पूछ रहे हैं। आप पहले कंफर्म करें कि 176 ही है आप पूछना चाह रहे हैं। थ्री 314 ओके।
314 करवा चुका हूँ, ये 314 अभी करवाया है। 317 एक ने कहा है, 317 भी मैं करवा चुका हूँ। ये मेरा ख्याल है मैंने पुराना मैसेज आपने भेज दिया है। थ्री 340 एक स्टूडेंट ने कहा है, वो देखते हैं जी 340 क्या है। जी ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन में सारे वेरिएंसेस दिए हुए हैं। सेल प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, सारे वेरिएंस दे दिए हैं। बजटेड प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिस है और एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। तो ये तो रिकंसिलिएशन का सवाल है, तो देखें सारी कैलकुलेशन दी हुई है, जस्ट हमें एक लिस्ट बनानी है फेवरेबल एडवर्स की लहदा। तो फेवरेबल वेरिएंसेस टोटल कर लें और एडवर्स को टोटल कर लें। तो ये टोटल आप मुझे बता दें, मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फेवरेबल वेरिएंसेस को, इन सारे वेरिएंसेस को आप ऐड कर लें और मुझे इनका टोटल बता दें। जितने फेवरेबल थे इनको ऐड करके मुझे फेवरेबल का टोटल बता दें। फाइव 650 फेवरेबल, फाइव 650 फेवरेबल। और एडवर्स का टोटल क्या बना? ये बाकी जो बचे हुए हैं एडवर्स वाले, इनका टोटल कर दें। एट डबल फाइव जीरो एडवर्स। अगर इनको नेट करूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? नेट वेरिएंसेस कितने हैं? 2900 और ये एडवर्स होगा। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ था 250,000, बजटेड प्रॉफिट 250,000। और ये जो एडवर्स वेरिएंस है ये प्रॉफिट को कम करेंगे, तो इसका मतलब है इन्हें लेस कर दें, ये आपके प्रॉफिट को कम करेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपका कितना आ गया? इसमें से 250,000 लेस कर लें। जी लेस करके आंसर क्या आता है बता दें। अब आपने मुझे ऑप्शन बता दिए कि ए ऑप्शन है 247,100। तो ये जी आपका ए ऑप्शन जो है वो आंसर बन जाएगा। तो देखें ये रिकंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमें कोई स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम जुबानी कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये देखें 2 मिनट में ये सारा सवाल हल हो सकता है। अच्छा, जिस बच्चे ने 340 कहा था तो उसने अब सॉरी कर ली है कि सर 339 कराना था। चले 339 देख लेते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस दिया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट, ठीक है। व्हाट वाज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? तो ये भी यार वही चीज है, फेवरेबल वेरिएंसेस को आप ऐड करें, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है।
तो ये दो वेरिएंसेस फेवरेबल हैं, बाकी सारे एडवर्स हैं। फेवरेबल का टोटल बताएं क्या बनता है। थ्री टू 0 फेवरेबल, और एडवर्स वालों का टोटल बताएं। ये जो बाकी बचे हैं ये सारे एडवर्स हैं। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। एडवर्स वालों का टोटल बता दें। $8,467 एडवर्स। इन दोनों को नेट कर लें और नेट वेरिएंस बता दें। $5,265 एडवर्स। अब आपको बजटेड कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। $43,900 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और ये वेरिएंसेस एडवर्स हैं। तो एडवर्स वेरिएंस जो है वो आपके कंट्रीब्यूशन को कम करेगा। तो 5,265 इसमें से लेस कर दें, तो ये जो आंसर आएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जी। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 38635। तो ये आपका आंसर बनेगा। इसको ऑप्शन में देख लें, बल्कि इसमें लिखना था तो आप इसमें लिख देंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स जी। वेरिएंसेस से रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन हो? 340 तक हमने कर लिए। वेरिएंस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं जी। $342 ओके। Below is the statement of variances of the business including the budgeted and actual profit. Budgeted profit दिया हुआ, sale price variance, sales volume variance, material price variance, material usage variance, labor rate variance। अच्छा, लेबर रेट मिसिंग है जी। तो हमने क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ये मिसिंग फिगर ही बतानी है। यार ये वैसे मुश्किल था। ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये बजटेड है। अब आपको ये पता है कि जब हम बजटेड से एक्चुअल की तरफ जाते हैं तो एडवर्स वेरिएंस लेस हो रहा होता है, फेवरेबल वेरिएंस प्रॉफिट में ऐड हो रहा होता है। फेवरेबल प्रॉफिट में ऐड होता है, एडवर्स लेस होता है। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो फिर ये उल्टा होगा, एडवर्स ऐड होगा, फेवरेबल लेस होगा। अब एक तरीका तो ये है कि जुबानी कर लें कैलकुलेटर पे ही ऐड लेस करके, लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एडवर्स का टोटल कर लें, फेवरेबल का टोटल कर लें, तो भी किया जा सकता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो जुबानी करते हैं। आप ऐसा करें कि 19,000 में 1200 लेस करें। अब बात साथ साथ सुनते जाइएगा। यहाँ पे 19,000 था, माइनस एडवर्स वेरिएंस 1200 प्लस 2,000 फेवरेबल ऐड हो गया, प्लस 3,500 फेवरेबल भी ऐड हो गया, माइनस 4,200 एडवर्स है। तो ये आंसर आया 19,100।
यानी इस ब्लैंक से पहले पहले का आंसर टोटल कर लें तो वो आपका बना 19,100। अच्छा, अब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये 21,100 है। एडवर्स वेरिएंस ऐड होगा क्योंकि अब हम रिवर्स चल रहे हैं। फेवरेबल वेरिएंस लेस होगा और एडवर्स वेरिएंस ऐड होगा। तो इसका आंसर आ गया 21,850। 21,850। अब ये आंसर उस ब्लैंक फिगर से पहले का है और ये आंसर ब्लैंक फिगर के बाद का है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूं। अब ये कौन सा होगा, फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? क्योंकि ये ऐड हुआ है तो ये फेवरेबल है, और अगर नीचे से ऊपर चलें तो ये एडवर्स यानी लेस होना है फेवरेबल। तो इट मींस ये 2750 फेवरेबल है। तो यहाँ पे हम 2750 फेवरेबल वाली ऑप्शन टिक करेंगे। अगर लिखना है तो हम 2750 और साथ में एफ लिखेंगे फेवरेबल। जी 342 जिसने कहा था वो चेक कर ले कि आंसर ठीक है। और लॉजिक समझ आ गई है कि मैंने इस ब्लैंक से पहले आंसर निकाल लिया और इस ब्लैंक से नीचे तक का आंसर निकाल लिया और ब्लैंक को खाली छोड़ दिया और बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर सुन लें। आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं ना तो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि कॉमा यूज नहीं करना। जैसे मैं 2750 लिखता हूं ना, तो आपने जब टाइप करना है ना तो कॉमा नहीं लिखना, क्योंकि कंप्यूटर के मुताबिक ना कॉमा भी एक डिजिट है। तो अगर आप 2750 कॉमे वाला लिखेंगे तो वो आपका आंसर नहीं मानेगा। तो 2750 बस आपने 2750 लिखना है। लेकिन हमें अकाउंट्स में फिगर्स को लिखते हुए पढ़ते हुए आदत होती है कि हम कॉमास यूज करते हैं। तो कॉमा देखते ही हम फिगर को फौरन पहचान लेते हैं कि ये फिगर क्या है। तो मुझे तो लिखने की आदत है और ये मेरी आदत बहुत सालों से बन चुकी है, जब से मैंने ICM में स्टार्ट किया था और फिर प्रैक्टिकली भी। तो ये फिगर आप पेपर वगैरह पे लिखते हुए तो लिख सकते हैं, लेकिन और बल्कि लिखनी भी चाहिए पेपर्स पे जब आप लिखें। लेकिन कंप्यूटर पे जब आपने CB पेपर के अंदर लिख तो वहां बॉक्स के अंदर कॉमा लिखने की जरूरत नहीं होती, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होता है। ओके जी, तो वेरिएंस से रिलेटेड कैप्लान में अब कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। एक स्टूडेंट ने मुझे कोई पिछला सवाल कहा है 176। मैं अब उसे एक दफ़ा देख लेता हूँ कि 176 जो है ये क्या चीज़ है जिसकी आज ज़रूरत पड़ी है हमें। 176 If there are abnormal losses in a process, how is this recorded in a process account? तो abnormal loss को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट द प्रोसेस अकाउंट विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस इज द आंसर। यानी हम प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हमारी एंट्री होती है abnormal लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कॉस्ट कौन सी देनी होती है abnormal लॉस को? वो वही कॉस्ट देते हैं जो फुल प्रोडक्शन को कॉस्ट चार्ज कराई जाती है। सो दिस वाज द 176 क्वेश्चन। तो फिर अगर आपकी बुक में नंबर चेंज है तो आप बाद में मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन की पिक्चर भेज देना, फिर मैं उसे आपको बता दूंगा। जी, BPP की किट में से बताएं जी कौन से क्वेश्चन करने हैं। जी बेटा, जिसने ये क्वेश्चन कहा था वो मुझे प्लीज आंसर कंफर्म करे कि व्हाट इज द आंसर इन की।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब है कि डी सही है, लेकिन आप लोगों को 1 लगता है। सो मैं पढ़ देता हूं, पहले डी ऑप्शन को देखते हैं। An adverse material cost variance can be a combination of a favorable material price variance and an adverse material usage variance। तो सही लिखा है कि कैन बी, हो सकता है। अब जिन लोगों को 1 लगता है वो लोग 1 को जरा ध्यान से सुने। An adverse direct material cost variance will always be, लो जी, इसका सारा रोला था। कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमेशा होगा, विल ऑलवेज बी, हमेशा होगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड एडवर्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही एडवर्स हो तो आंसर एडवर्स आता है। आपको पता है कि एक फेवरेबल आ जाए, एक एडवर्स आ जाए, एडवर्स की रकम बड़ी हो तो भी आंसर एडवर्स हो सकता है। तो इसलिए इसका ये कहना कि विल ऑलवेज बी, हमेशा ऐसा ही होगा, इस वर्ड की वजह से ये मीनिंग गलत बन गया। और ये जो डी ऑप्शन में लिखा है उसमें लिखा था कैन बी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इंग्लिश का टेस्ट भी था कि बच्चे को ये पता है कि विल ऑलवेज बी और कैन बी में क्या फर्क है। जी 14.8 हो गया और 14.9 कहा है, तो वो भी देख लेता हूं। यार ये प्राइस वेरिएंस अभी हमने किया है, ये उसी से रिलेटेड ही है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बजटेड कॉस्ट उसने बताई हुई थी। ईच यूनिट यूजेस 2 kgs ऑफ मटेरियल एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 2.5 पर kg, और एक्चुअल मटेरियल इतना हुआ, इतने kg। तो प्राइस वेरिएंस निकल आएगा इसमें, तो मेरा ख्याल है कोई इश्यू नहीं है। अगर है नहीं हुआ तो फिर एक दफा बस बता दे, मैं करवा देता हूँ। जी कोई और क्वेश्चन बीपीपी की किट में से अगर आप कोई करवाना चाहें? वैसे बीपीपी की किट स्टूडेंट्स ने पहले ही कर ली थी, कह रहे थे कि कैप्लान जो है वो ज़रा टेक्निकल है इस टॉपिक में, बीपीपी इजी है, वो हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका बीपीपी में कोई रहता है तो बताएं। आपके सिलेबस में चंद छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीज़ें रह गई थी कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो आज मैं उन थ्योरेटिकल एरियाज़ को कवर करवाता हूँ। डाटा और इंफॉर्मेशन, ये F2 की बुक में पहला चैप्टर था। ये वही बुक मैंने आपके सामने खोली हुई है। इसको आपने थ्योरेटिकली पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये 10 नंबर का 5 नंबर का लिखवाया नहीं जाएगा। सिर्फ इनसे रिलेटेड MCQs पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड डाटा? डाटा हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर से क्या मुराद है कि जिसको सुन के या बोल के सुनने वाले को या पढ़ने वाले को मीनिंग क्लियर ना हो। मसलन आप मुझे ये कहें सर क्वेश्चन करवा दें, तो मेरा फौरन सवाल आएगा कि कौन सा क्वेश्चन करवा दूं। या मैं आपको कहूं एक स्टूडेंट ने ये कहा, तो वो कौन सा स्टूडेंट था, क्लैरिटी नहीं हुई। सो स्टूडेंट्स, नंबर्स, दीज आर द डाटा। तो डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, रॉ फैक्ट्स, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस। तो डाटा एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ के सुन के हमें कुछ
क्लियर नहीं होता। यानी ये तो पता चल जाता है, जैसे मैं कहूँ अ स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ ICMA हैविंग क्लास ऑफ FCMA एंड दैट स्टूडेंट इज अ मेल। अब देखिए क्लैरिटी होती जा रही है कि स्टूडेंट कौन सा है, ICMA का है, FCMA पढ़ता है, मेल है, और उसका नाम जो है वो A से स्टार्ट होता है। और फिर अगर मैं नाम भी बता दूं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इट मींस डाटा नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। और इंफॉर्मेशन वो चीज है कि जिसमें आप कोई क्वालिटेटिव फैक्टर लगा दें। यानी डाटा था अ स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, नाम बता दूं तो वो क्या हुआ, उसकी क्वालिटी अटैच हो गई उसके साथ। सो वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डाटा, कि जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैसे बनती है कि अगर हम डाटा के अंदर कोई मीनिंगफुल चीज ऐड कर दें तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो मैनेजमेंट जो होती है वो हमेशा इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है कि यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने वेरिएंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वेरिएंस में हमें वो डाटा देता था, हम उसके वेरिएंसेस बनाते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, प्रोसेस्ड करके। प्रोसेस इज अ क्वालिटेटिव टर्म कि हम उसके साथ कोई मीनिंग अटैच कर दें। तो इसको आपने पढ़ना खुद से है। ये उसने एक आसान सी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी है। बट इफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कहता है डाटा और इंफॉर्मेशन में कोई फर्क है, दे आर द सेम, नहीं सेम नहीं होता। डाटा कैन ओनली बी फिगर वेयर एज द इंफॉर्मेशन कैन बी द फैक्ट्स, ये भी इसने नहीं सही लिखा। इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा, एंड डाटा रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग मैनी इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर सी ऑप्शन लग रही है कि ये वो है जिसमें हमने एनालाइज किया होता है, डाटा को सेग्रीगेट किया होता है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन कौन सी सही होती है? मसलन कुछ लोगों की आदत होती है आधी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप अगर लेक्चर की बात करें, लेक्चर से रिलेट कर लेते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको तब सही तरह से समझ आएगी अगर मेरी हर बात में इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो। अब इंफॉर्मेशन प्रॉपर होने का कैसे पता चलेगा? तो हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। एक्रोनिम बना लिया, एक्यूरेट। ये एक्यूरेट में जितने वर्ड्स हैं ये क्वालिटीज हैं गुड इंफॉर्मेशन की। अब क्या बनता है ये एक्यूरेट से? एक्यूरेट का जो वर्ड है, जो ए है, उससे एक्यूरेसी है। मसलन आपने जब भी कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो ठीक देनी है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फैक्ट्स ना हो, आउटपुट सही बताएं, फिगर सही बताएं। तो आपने एज अ मैनेजर जो भी इंफॉर्मेशन, या एज अ सबऑर्डिनेट जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने मैनेजर को डिलीवर करनी है वो ठीक हो। अगर उसमें गलती है तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, इस तरह की कैलकुलेशन सही हो, फिगर सही हो। मसलन अगर स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो सही हो। तो आपके बॉस ने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी इज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, फिगर्स हो, कैलकुलेशंस हो, तो वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब जो एक्यूरेट वर्ड में सी है, सी फॉर कंप्लीट। आपके बॉस ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, आपने आधी इंफॉर्मेशन दी है जानबूझ के। कुछ लोगों की आदत होती है कि ठीक है इसको पता चलेगा तो सही है, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता हूं तो आपने देखा होगा मैं आपको A to Z हर चीज बताता हूं। अगर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दूं तो आपसे सवाल हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप से पेपर भी पास नहीं होगा। तो इट मींस कल को जब आपने सबऑर्डिनेट बनना है, यू मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इररिस्पेक्टिव के वो आपके खिलाफ है या आपके हक में है। हम पाकिस्तानियों की अक्सर आदत है
कि जो चीज़ें हमारे हक में होती हैं वो हम ज़रूर बताते हैं, जो हमारे अगेंस्ट है हम उन्हें छुपा लेते हैं। तो आपने हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन पे अगले बंदे ने डिसीजन लेना है, और कल को जब आप खुद डिसीजन मेकर बनेंगे तो आप भी अपने सबऑर्डिनेट से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको सही कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें। सो इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट। अब अगला जो सी था, दैट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। जब भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कल मैं कह रहा था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हम, कि हाँ आप जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं उस पर क्या कॉस्ट लगेगी और उससे बेनिफिट क्या होगा। तो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपकी कॉस्ट थोड़ी हो, बेनिफिट ज्यादा हो। तो इसको भी आपने खुद से सेल्फ स्टडी करना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को। मैं आपको कॉन्सेप्ट सही बता रहा हूँ। फिर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं बड़े आसान लफ्जों में बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, उन लोगों को कॉस्टिंग का कुछ भी नहीं पता। तो मुझे वो वर्ड्स यूज मैंने किए पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। जब भी मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने हमेशा वो लैंग्वेज यूज की जो आप लोगों को समझ आती है, अंडरस्टैंडेबल। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का ख्याल रखना है। आपने जब भी रिपोर्ट बनानी है, वो रिपोर्ट आप किसको भेज रहे हैं उसको समझ आनी चाहिए। कोई कोड वर्ड यूज नहीं करने, कोई एसएमएस वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी। जैसे हमें अक्सर अब एसएमएस करते हुए आदत है कि हम इंग्लिश को भी उर्दू में ही लिख देते हैं, उर्दू स्टाइल में। तो आपने वो चीजें यूज नहीं करनी, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी, जारगॉन्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो बंदा, पढ़ने वाला, सुनने वाला, वो उसको अंडरस्टैंड करे। जैसे अगर मैं पश्तो में पढ़ाता आपको, तो हो सकता है पश्तून को तो समझ आ रही होती, बाकियों को ना समझ आती। तो मैंने वो लैंग्वेज यूज की, उस लेवल पे आके आपको बताने की कोशिश की जिससे सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ना कि बताई कि जिससे एक इंप्रेशन पड़ता कि शायद मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूँ या कुछ। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का ख्याल रखना है। रेलिवेंट, जब भी इंफॉर्मेशन दें रेलिवेंट हो। जैसे टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा टॉपिक पे रहते हुए बात करते हैं। जब क्लास 1 आवर की थी तो तब भी हमने रेलिवेंट डिस्कशन की, जब 2 आवर की हुई तो तब भी रेलिवेंट डिस्कशन की। किसी क्लास में इररेलिवेंट नहीं हुआ। उससे होना क्या था, जब मैं इररेलिवेंट डिस्कशन में जाऊंगा तो स्टूडेंट जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो सेम इसी लॉजिक को आपने देखना है। जब भी आपने किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना है, सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। क्योंकि जो आपका बॉस है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लंबी चौड़ी तमहीद पे, तो उसके टू द पॉइंट रेलिवेंट बातें आपने बतानी। अच्छा, इंफॉर्मेशन जब आपने प्रोवाइड करनी है तो एक्सेसिबल हो। मसलन अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने रिपोर्ट बना ली है, वो रिपोर्ट जिस यूएसबी में है ना, तो वो यूएसबी अब मैं कहीं गया था तो उस शहर में रह गई है, अब मैं अगले हफ्ते जाके ले आऊंगा। तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल वाया अप्रोप्रिएट चैनल। मसलन मैं बैठा हूँ एक ऐसी जगह पे, सपोज करें जहां इंटरनेट नहीं है, और मुझे आप ईमेल पे बता रहे हैं, तो मैं कैसे उसे हासिल करूंगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या वो एक्सेसिबल है। अगर उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, समटाइम रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि वे रिपोर्ट्स उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होती हैं, और मेरे पास अब सिस्टम नहीं है, मैं मोबाइल नेट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे फिर आप उस फॉर्मेट में भेजेंगे तो मेरे पास वो ओपन नहीं होगी। तो मुझे वो फॉर्मेट चाहिए जो मैं इसको अभी देख सकूं। तो इट मींस आपने ये देखना है कि आप इंफॉर्मेशन जिसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उस बंदे की एक्सेस में है या नहीं। और इसी बात का ख्याल रखते हुए आईसीएमए ने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की ऑप्शन दी है
कि आप अगर लोड शेडिंग की वजह से टाइम पे नहीं अटेंड कर सके तो आप बाद में अटेंड कर लें। तो ये एक्सेसिबिलिटी ही है कि आपकी एक्सेस में है चीज। टाइमली इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ टाइमली मैनर। मसलन आज का लेक्चर आप नहीं ले सके और आज का लेक्चर अगर महीने के बाद अपलोड होगा तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो आज का लेक्चर हम आज ही फौरन ही अपलोड कर देते हैं। तो सेम यही चीज आपने देखनी है कि आपके बॉस ने या आपके सबऑर्डिनेट ने आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है क्या वो टाइमली है या नहीं। और ई फॉर इजी टू यूज, इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे हम आसानी से इस्तेमाल कर लें। समटाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा सबऑर्डिनेट मिल जाता है जो ऐसी रिपोर्ट बना के देता है कि बंदा कहता है कि भाई तू रहने दे, मैं आप ही कर लूंगा। अक्सर होता है ना कि इस तरह के लेजी लोग हमें मिल जाते हैं कि वो रिपोर्ट बनाते हैं, उसके अंदर इतनी गलतियां होती हैं कि उसके बाद बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो आपने ईमानदारी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। जो लोग ये चाहते हैं ना कि वो कल को सक्सेसफुल बॉस बने, उनको पहले सक्सेसफुल सबऑर्डिनेट बनना पड़ेगा। आपकी इंफॉर्मेशन एरर फ्री हो, अवेलेबल एट राइट टाइम हो, राइट प्लेस हो, अवेलेबल टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल हो। तो ये जी इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज क्या क्या है। एक्यूरेट का वर्ड हमने यूज किया, ए फॉर एक्यूरेसी, सी फॉर कॉस्ट इफेक्टिव, सी फॉर कंप्लीट, यू फॉर अंडरस्टैंडेबल, आर फॉर रिलायबल, रेलिवेंट। अच्छा, आर फॉर रिलायबल भी है, रेलिवेंट भी है। रिलायबल कैसे है? समटाइम ऐसा होता है कि आपके अक्सर घरों में भी ऐसा होता होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा कि कुछ लोगों की बात पे यकीन नहीं आता। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को रिलायबल साबित करने के लिए अपने कैरेक्टर से साबित करना है। मसलन एक सबऑर्डिनेट ऐसा है, उससे जब भी पूछो वो गलत बताता है, तो बॉस एक दफा गलती खाएगा, दो दफा गलती खाएगा, तीसरी दफा वो जब भी कुछ बताएगा ना तो बॉस को खटक जानी है कि इसकी पहली भी दो बातें गलत थी, ये अब भी कोई रोला होगा, वो दोबारा चेक करे। तो इट मींस रिलायबल भी होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए। तो इसको भी आपने रट्टा नहीं मारना, आपने बस इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज में कुछ पूछा जा सकता है। अच्छा, मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये वैसे तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपका एफसीएमए के सिलेबस में ये चीजें नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि प्लानिंग का क्या मतलब है, डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, कंट्रोल का क्या मतलब है। प्लानिंग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, प्लान, बजट, हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, क्या कॉस्ट होगी, वो प्लानिंग है। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हमने करना ये होता है कि हमने फैसला करना है कि हम ये काम करें या ना करें। और कंट्रोल में ये होता है कि आप ये देखते हैं कि जो मैंने प्लान किया था क्या एज पर एक्चुअल रिजल्ट हुआ या नहीं। तो अब मैं आपको जरा एफसीएमए की क्लास के साथ लिंक करता हूं। जब पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाई तो मैंने आपके साथ एक प्लान शेयर किया, कोर्स आउटलाइन, और अब आपको बताया कि हम पहले ये वाला एरिया पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, हर चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में प्लानिंग में बता दी। अच्छा, अब वो प्लानिंग के तहत हम चलने लग गए। पहला टॉपिक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते गए। और क्लास के शुरू में कहा था कि हम सबसे पहले सिलेबस कवर कर रहे होंगे और हमारी तैयारी इस सब्जेक्ट की आप लोगों की सबसे अच्छी होगी बाकी तीनों सब्जेक्ट। तो आज आप वो समझे कि वो दिन आ गया कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हमने जो प्लान किया था क्या एक्चुअली हमने उसके मुताबिक काम किया कि नहीं। हमने जिस टॉपिक को भी पढ़ा नहायत अच्छे तरीके से डिलीवर किया, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, सारे क्वेश्चंस कराए और टेस्ट हुए, और अब हम आगे रिवीजन का भी प्लान रख रहे हैं। तो इट मींस जो पहली स्टेज थी कोर्स कवरेज की वो हमने सारी एज पर प्लान की। और कंट्रोल चेक करना है, अपने आप का कंपैरिजन करना है
कि मैंने क्या प्लान किया था और मैंने क्या किया। तो अगर कोई डिफरेंस हो तो वो वेरिएंस कहलाता है। तो हमने आखिरी टॉपिक वेरिएंस का ही पढ़ा कि हम प्लान करते थे, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे, वेरिएंस आता था। तो जो वेरिएंस एनालिसिस है, दिस इज बेसिकली कंट्रोल। तो प्लानिंग भी हम करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में डिसीजन मेकिंग नहीं थी क्योंकि अभी आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे। आपको अभी हम वो बेसिक चीजें सिखा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो फिर आपका ज़हन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी, आपको अगले सब्जेक्ट में मजीद नई चीजें सिखाई जाएंगी। और फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएंगे तो तब आपसे डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली करवाई जाएगी। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। आपके एफसीएमए के सिलेबस में ये चीजें नहीं थी, ये मैं इस बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैंने वो साथ ही आपको बता दी हैं। इस बुक के अंदर ये जो मिशन स्टेटमेंट वगैरह है ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। कल मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। हाँ, एक चीज और जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूं, वो आपके फायदे वाली है, वो ये डायग्राम है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में आपको ये जो ट्रायंगल नजर आ रही है, सबसे देखें नीचे तो ऑपरेशनल प्लानिंग है, दूसरा टेक्टिकल प्लानिंग है, तीसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। आप ये देखें जैसे जैसे आप ऊपर होते जा रहे हैं ना तो एरिया कम होता जा रहा है। जो ऑपरेशनल प्लानिंग है ये डे टू डे काम है, जो मिडिल लेवल पे है ये शॉर्ट टर्म है, और जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो लॉन्ग टर्म है। तो प्लानिंग के 3 लेवल होते हैं। डे टू डे प्लानिंग, कि आपने ये देखना है कितने कितने यूनिट बन रहे हैं, मटेरियल आ गया है कि नहीं, तो ये बेसिक लेवल है। जैसे आप अभी फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट में क्या पढ़ा, मटेरियल कैसे खरीदना है, कैसे इशू करना है, डबल एंट्री कैसे करनी है, तो वो सारी चीजें बेसिक लेवल थी, डे टू डे ऑपरेशंस थे। फिर जब आप थोड़े सीनियर हो जाएंगे तो आप डे टू डे ऑपरेशन से बाहर निकल आएंगे, आपने फिर ऑफिस में बैठना है, फिर सबॉर्डिनेट समझेंगे कि ये तो सारा दिन ऑफिस में वेला रहता है, ठीक है। लेकिन वो टेक्टिकल और शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। और फिर आप जब उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल होगा, और वहां पे बहुत थोड़े लोग होंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएं नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएं नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं। इसको आप मैनेजमेंट की टर्म में स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि आप जितने नीचे लेवल पे होंगे ज्यादा लोगों के साथ कंपटीशन है, आपका ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप अप होंगे नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम हो जाएंगे और आपका अब रोल कुछ और हो जाएगा। और फिर जब आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे तो फिर और आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा सड़क पे चल रहा है तो उसको थ्रेट है कि कहीं बाइक वाला आके उसको ना टक्कर मार दे, गाड़ी वाला ना मार दे, रिक्शा ना टक्कर मार दे। और अगर वो गाड़ी में बैठ जाए तो अब उसे बाइक से कोई टेंशन नहीं है, उसकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ गाड़ी को नुकसान हो सकता है। इसी तरह वो बस में बैठ जाए वो और सिक्योर्ड होगा। और इसी तरह जब हम ऊपर ऊपर चलते जाते हैं तो फिर हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो आपने ये जो टर्मिनोलॉजीज आपको बताई हैं, तो इसमें बताने का मकसद एक तो ये था कि आप लोगों का भी क्योंकि पढ़ाई का कैरियर स्टार्ट हो रहा है तो इसको प्रोफेशनल में ले जाना है। ये वो पढ़ाई होगी जो आपने बाद में प्रोफेशन में यूज करनी है। जो आप पहले पढ़ते रहे हैं मैट्रिक एफएससी में, वो सारा कुछ सिर्फ कागजों में रह जाएगा। अब जो आप पढ़ रहे हैं ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट बनना है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि मुझे उस रोल में आना है कि मैं भीड़ में कुचला ना जाऊं, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि आप अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से वो चीज बना सकें। तो ये जी 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, ऑपरेशनल, टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज, टेक्टिकल शॉर्ट टर्म है, और स्ट्रेटेजिक प्लान जो भी है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ये बाकी चीजें आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है।
ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अक्सर आता है पेपर में, और हम ये ऑलरेडी कर भी चुके थे, लेकिन चले इसको एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए है, इंटरनली इसकी इंफॉर्मेशन आती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, शेयर होल्डर्स, पेएबल्स। पेएबल्स कौन से होते हैं? जिनके हमने पैसे देने हैं, यानी सप्लायर्स के, जिनसे लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट के पैसे देने होते हैं, टैक्सेस वगैरह। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन क्यों बनाई जाती है? ताकि हम प्लानिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें, डिसीजन मेकिंग। और फाइनेंशियल में क्यों बनाते हैं? रिकॉर्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अ पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को, कि जब साल खत्म हुआ तो हम कहाँ पे थे, और प्रॉफिट क्या है कि हमने कितना अर्न किया, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोई एंट्री करें या ना करें ये हमारा इंटरनल मैटर था। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये एज पर लॉ कंपलसरी है। फिर रिपोर्ट्स के फॉर्मेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएएस और आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, हर चीज का फॉर्मेट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी चीज का कोई फॉर्मेट नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, हर में सोल्यूशन पैटर्न मेरा और किताब का मैच नहीं होता, तो कोई मसला नहीं है, ये वर्किंग है, हम जिस मर्जी स्टाइल में करें, तो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम मोस्टली फाइनेंशियल फिगर्स को देते हैं। मसलन बैलेंस शीट के अंदर हर चीज आपको डॉलर में नजर आती है, इनकम स्टेटमेंट में आपको हर चीज डॉलर में नजर आएगी। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लॉसेस भी देख रहे हैं कि लॉस कितने किलो का था, कितने परसेंट थी, तो हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स को देखते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा जो गुजर चुका होता है उसकी डबल एंट्री करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अभी बात हुई, आने वाले साल को भी प्लान किया जाता है, कल क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हैं दे आर वेरी वेल प्लान्ड। तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है आने वाले टाइम को देख रहे होते हैं, तो आने वाले टाइम के बारे में देखना प्लानिंग कहलाता है। जी, इस चैप्टर में मेरा ख्याल है और कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपके पढ़ने वाली थी। आपकी आउटलाइन में सिर्फ डाटा और इंफॉर्मेशन था। हाँ, सोर्सेज ऑफ डाटा जो है ये था कि डाटा कहाँ कहाँ से आता है। मसलन मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करें, तो मैं एक इंटरनल ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, एक्सटर्नल से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, और फिर मैं सैम्पलिंग कर सकता हूँ। इंटरनल से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही डाटा कलेक्ट करें। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे ये बताएं कि सिलेबस ओवरऑल कैसे कवरेज हुई, आपसे फीडबैक लिया जाता है, फैकल्टी का फीडबैक हुआ होगा डेफिनेटली, इस क्लास का भी। तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, दिस इज इंटरनल इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली किसी और अदर देन द क्लास इकट्ठी की जाए तो वो एक्सटर्नल है। और सैम्पलिंग में ये है कि हम सबसे ना पूछें, हम सैंपल के तौर पे चंद चीजें चेक कर लें। मसलन पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हम सिर्फ 1 लाख लोगों को कंसिडर करें, तो 22 करोड़ में से 1 लाख को आपने चूज किया, तो ये एक सैंपल है। अब सैंपल कैसे बनाना है, उसकी भी सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि सैंपलिंग टेक्निक्स क्या चीज है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ डाटा के नाम हमने डिस्कस किए। अच्छा, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मसलन मुझे आती हो या ना आती हो कोई मसला नहीं है, आपको आनी चाहिए। आपने इनको सबको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगेन रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि आपने इन पे नोट नहीं लिखना, 5 नंबर की टाइपिंग नहीं करनी। आपको सिर्फ उसने एमसीक्यू देना है, मसलन वो 4 ऑप्शंस दे दे और उनमें से कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज क्या है। जैसे अभी ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उसने लिखा हुआ है गवर्नमेंट है, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं। तो यहाँ से हम जो इंफॉर्मेशन लेंगे ये एक्सटर्नल कहलाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो इंफॉर्मेशन लेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम, लेजर्स, पेरोल सिस्टम, तो ये आपका इंटरनल इंफॉर्मेशन कहलाएगा। और फिर उसने आगे हर एक को वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया है। इनको बस एक दफा पढ़ लीजिएगा जैसे नॉवल पढ़ते हैं समझ के, ठीक है। फिर इसी तरह इसने ना हर चीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताई है। मसलन इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेने की स्ट्रेंथ क्या है कि अभी टाइप करें आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वीकनेस क्या है, जिसका जो दिल चाहता है लिख देता है, और एक मासूम बंदा नेट से पढ़ के कहता है मैं आप पढ़े है, मैंने खुद पढ़ा है नेट से, तो नेट पे देखा है मैंने, और वो उसको सच समझ लेता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी वीकनेस नेट वाली इंफॉर्मेशन उतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को भी ख्याल रखना होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब होता है कि किसी को भी सिलेक्ट कर लूं। मसलन आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो मैं कहूँ जी मुझे ना 5 स्टूडेंट्स चाहिए, मैंने कोई मेंशन नहीं किया कौन से 5 चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से एज अ वॉलंटियर 5 लोग आ गए, तो ये मैंने रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया है। यानी मैंने किसी बाइसनेस का, किसी रूल का कोई मैंने उसको नहीं अप्लाई किया, मैंने कहा कोई से 5, तो वो ये रैंडम सैंपलिंग है। तो पॉपुलेशन जितनी भी हो, हम अगर कहें कि जी 200 की पॉपुलेशन है तो 10% लोग बनेंगे 20, तो कोई से 20 ले लें, तो ये रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हर बंदे को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी आ सकता है। सिस्टमैटिक, अच्छा सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब होता है कि चीजें सीक्वेंस से चले। मसलन अभी आप क्लास को कनेक्ट करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, वो डिवाइस ऑन करेंगे आप, फिर इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, फिर आप आईडी पासवर्ड लगाएंगे, क्लास पे जाएंगे, तो फिर जाके आप क्लास ज्वाइन करेंगे। दिस इज अ सिस्टमैटिक वे। अगर इस सिस्टम में कोई चीज ब्रेक हुई, यानी डिवाइस खराब है, तो नेट है तो फिर भी क्लास पे नहीं पहुंचेंगे। डिवाइस ठीक है, नेट है, कनेक्ट नहीं है, फिर भी क्लास पे नहीं पहुंचेंगे। सो व्हाट इज अ सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक का मतलब है कि हम किसी सीक्वेंस से चलें। इफ द पॉपुलेशन इज नोन टू कंटेन 50,000 आइटम्स एंड सैंपल साइज ऑफ 500 इज रिक्वायर्ड, कहता है 50,000 में से 500 चीजें सिलेक्ट करनी है। अब रैंडम में क्या होगा, कोई सी 500 उठा लो। अब क्या है, मैं कह रहा हूं देन 1 in every 100 item is selected. The first item is determined by choosing a random number. For example 67। मैं आपको बताता हूं, मैं ऑडिट पे जब जाता था ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे ना इनवॉइसेस का ऑडिट होता था। तो मैंने अपने लिहाज से एक रूल बना लेना, मैंने कहना जी मुझे ना 9th नंबर की इनवॉइस दो, तो उसने मुझे 9 नंबर जो होता है, सीरियल नंबर होता है ना इनवॉइसेस पे, तो मैंने कहना जी 9th इनवॉइस ला के दो, तो उसने 9th देनी। मैंने कहना अब 19 ले आओ, 29 ले आओ, 39 ले आओ, या मैंने 9 के बाद 29, फिर इसी तरह 49। तो मैंने अपने हिसाब से एक सिस्टमैटिक बना लिया, और अगली दफा जब मैं उसी बंदे के पास दोबारा ऑडिट पे जाऊंगा तो इसका मतलब है वो मेरा जहन जान चुका है कि मैंने 9 वाली सारी मांगी थी, वो भी बच्चा नहीं है, तो अगली दफा मैं उससे 9 वाली नहीं मांगूंगा, क्योंकि 9 वाली उसने पहले ही ध्यान से देख ली होंगी। मैं इसी तरह रैंडम देखूंगा कोई भी, मैं कहूंगा यार 3री इनवॉइस लाना जरा, 23वीं ले आओ, 33वीं ले आओ, तो एक मैं सिस्टम बना लूं। अगर मैं 50,000 में से 500 बंदे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने कहा यहाँ पे जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है
कि 67, फिर 167, फिर 267, 367, इसी तरह हम जाते जाएंगे। तो हर 67 नंबर जिसके साथ आएगा हम उसे पिक कर लेंगे। हमने कैसे पिक किया? क्या हमने आंखें बंद करके पिक कर लिया? नहीं, हमने एक सिस्टम बनाया। तो इस सिस्टम को सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहेंगे। ठीक है जी। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं। तो बस आपने अब उसके बाद उसी को फॉलो करना है उस दिन के लिए। यानी जब भी आप डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने एक सिस्टमैटिक वे में सिलेक्ट कर लें। एक अगली टेक्निक है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? इफ द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन कंटेन्स सेवरल वेल डिफाइंड ग्रुप्स। बेसिकली ना, स्ट्रेटा का मतलब होता है डिवीजन। जैसे इस क्लास में एक वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन है मेल एंड फीमेल की। तो मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड लेयर कि आप मेन एंड वुमेन एज ग्रुप, मसलन अगर हम कहें जी अंडर 25 का एक ग्रुप है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, 25 से छोटे, 25 ईयर से ऑनवर्ड या 20 से लेस वाले। तो हम अपनी मर्जी से एजेस के हिसाब से ग्रुपिंग कर लें, आपका मेन वुमेन के हिसाब से ग्रुप कर लें, फिर इसी तरह कोई भी और आप बेस बना सकते हैं। तो इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। मैं एग्जांपल पढ़ता हूं। In a selecting a sample of a people in order to discover their layer habits, age could be important factor. मसलन 20 साल से छोटे लोगों की खुशियां किसी और काम में है, 20 से 25 साल वाले लोगों की खुशियां किसी और काम में है। इसी तरह जो 30 साल से बड़े हैं उनकी हैप्पीनेस जो है वो किसी और चीज में है, 40 ईयर से बड़े वालों की और चीज है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिवीजन करनी है। ठीक है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो आपको पता है कि 100+ स्टूडेंट्स थे। तो अगर मैं एक ही ग्रुप बनाता तो पता नहीं किस सेंटर का स्टूडेंट। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो मैंने सिटी वाइज बनाए। तो मैंने अपने लिहाज से एक क्लासिफिकेशन करवा दी, सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो सेपरेट हैं, ताकि इन्होंने अगर आपस में कभी कोई कैंपस में ग्रुप डिस्कशन भी करनी हो तो इनको पता हो कि ये मेरे कैंपस का स्टूडेंट ही है। तो ये स्ट्रेटिफाइड का कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ आ गया होगा कि आपने अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन वैसे तो आबादी को कहते हैं, लेकिन हम अकाउंटेंट जैसे ऑडिट करने जाते हैं, कोई चीजें वेरिफिकेशन करनी है, तो जो भी चीजें हैं, इनवॉइसेस हैं, आप उनको अपने हिसाब से किसी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक सैंपलिंग की टेक्निक है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है जी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग का मतलब है कि आपने पहले एक स्टेज पे कुछ प्लान किया, फिर अगली स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी, जितनी मर्जी स्टेजेस हो सकती हैं। दिस मेथड इज ऑफन अप्लाइड इन अ पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इन सेलेक्टिंग अ sample for a national opinion poll of the type carried out prior to the general election, the process involved here would be as follows. मसलन आपने पूरे पाकिस्तान में से कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं, तो पहले हम कंट्री को डिवाइड करते हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता है पाकिस्तान के अंदर क्या क्या है, सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, गिलगित है। तो ये सारी चीजें जो है हमने पाकिस्तान के 5 हिस्से बना दिए। फिर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन्स हैं, 8 डिवीजन्स हैं। तो इट मींस हमने उनकी मुख्तलिफ स्टेजेस की कैटेगराइजेशन की। पहली स्टेज कि एक बंदा पाकिस्तानी होना चाहिए, देन पंजाबी होना चाहिए, देन लाहौर डिवीजन से होना चाहिए। अब लाहौर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो फलां डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। तो इट मींस हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस बना ली। अब आपकी जैसे क्लास हो रही है ये नेशन वाइड है, FCMA की क्लास सारे सेंटर से। तो अब मैं कहूँ कि FCMA की क्लास का स्टूडेंट हो, लाहौर कैंपस से हो और उसका नाम A से शुरू होता हो, तो पहले FCMA एक स्टेज मैंने बनाई, फिर लाहौर कैंपस, फिर उसका नाम भी A से स्टार्ट होता हो और वो मेल हो,
तो 4 स्टेजेस बन गई। तो ये जब आप इस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि मुझे एक इनवॉइस ला के दो, वो इनवॉइस सेल्स की होनी चाहिए, क्रैक, और उसका नंबर 9 होना चाहिए, और वो 9th मंथ की इनवॉइस होनी चाहिए। तो अब देखें, मैंने पहली कैटेगरी क्या बनाई कि मुझे सेल्स की इनवॉइस चाहिए, किस महीने की 9 और इनवॉइस कौन सी चाहिए, 9 वाली। तो मैंने 3 क्राइटेरिया सेट कर दिए सैंपल पे, तो वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहलाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं ये पिछले मेथड की तरह ही है। हम इसमें क्लस्टर का मतलब भी होता है बेसिकली डिवीजन। फर्दर सब डिविजन्स कैन बी मेड इन until required number of a small area is determined. Then every house in each area will be visited instead of a just random sample. तो इसका भी पढ़ लीजिएगा, क्लस्टर सैंपलिंग को भी। कोटा सैंपलिंग, कोटा में आपको पता है कि जिस तरह जॉब में कोटा होता है कि इतनी जॉब्स हैं, पंजाब के लोगों की इतनी है, सिंध के लोगों की इतनी है, केपीके के लोगों की इतनी है, बलूचिस्तान की इतनी है, तो वो कोटा होता है ना। तो उसी तरह अगर हम सैंपल सेलेक्ट करें, मसलन मैं कहूं मैं 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा और हर सेंटर से एक एक स्टूडेंट लूंगा, इसका मतलब है कि मैंने कोटा डिफाइन कर दिया कि जो मैं 5 बंदे सेलेक्ट कर रहा हूं उनमें से हर सेंटर से एक आएगा, तो ये कोटा सेट हो गया। तो लाहौर सेंटर से 2 नहीं आ सकेंगे, कराची से 2 नहीं आ सकेंगे, बेशक कराची में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, लेकिन हमने कह दिया कि हर शहर को एक अलॉट करेंगे, तो ये कोटा सैंपलिंग है। अच्छा, एक सवाल आता है कौन सा सैंपल अच्छा है, सैंपलिंग मेथड कौन सा अच्छा होता है? तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सारी चीजें ही अच्छी होती हैं, बस आप उसको अच्छी नजर से देखें, आप उसको अच्छी है जो आपको सूटेबल है, आपकी इन्वायरमेंट पे, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज सूट कर रही है वो मेथड अच्छा है। आपको क्लस्टर सैंपलिंग ज्यादा सूटेबल है तो क्लस्टर यूज करें, आपको रैंडम सैंपलिंग ज्यादा सूटेबल है तो रैंडम यूज करें। तो किसी का कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम हमेशा इसी मेथड को यूज करेंगे। यूज एनी सैंपलिंग मेथड दैट इज। ये जो कोर्स आउटलाइन थी, अगर मैं आपको वेबसाइट के जाऊं ICMA की वेबसाइट पे, तो मैं आपको कोर्स आउटलाइन दोबारा दिखाता हूं ताकि आज हम देख लें कि हमारा जो एरिया रहता था जी, कल हमने कहा था कि हमारा ये थर्ड वाला एरिया डाटा, सेकेंडरी डाटा, सैंपल मैं आपको सारा कुछ करवा, आपने चैप्टर 2 को पढ़ लेना है और इंफॉर्मेशन और उसके सोर्सेज चैप्टर 1 में थे वो आपने पढ़ लेना है। ये सोर्सेज एंड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, तो ये कुछ चीजें बेटा रहती थी जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सका था पहले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और इसमें मैंने एग्जांपल्स देते हुए अपने टॉपिक्स को लिंक करना था, तो इसलिए मैंने इनको शुरू में नहीं करवाया था। तो बाकी का जो सिलेबस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों ने अब एक काम करना है कि सिलेबस को सुकून से बैठ के दोबारा देखें कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है, अगर रहती हुई तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें तो मैं वो चीज़ आपको कवर करवा दूंगा। वैसे तो मैं साथ साथ आपको चेक करवाता आया हूँ हर टॉपिक, तो जो आपका सिलेबस था वो 100% कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट वीक से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन में हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम 1 घंटे के अंदर टॉपिक रिवाइज करेंगे। जैसे कॉस्ट क्लासिफिकेशन है
तो वो पहले हमने 9 to 10 आवर्स में पढ़ा है। अब मैं विद इन 1 आवर आपको रिवाइज करवाऊंगा, फिर जो भी उसके क्वेश्चन करने हुए, कुछ सूटेबल क्वेश्चन अगर हमने करने हुए कोई, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट डे उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होगा, और वो टेस्ट क्लास के शुरू में आपसे लिया जाएगा, और टेस्ट सिर्फ अवेलेबल होगा उतने टाइम के लिए। क्लास शुरू होगी, आपको लिंक शेयर किया जाएगा, लिंक पे जाके आपको एक डेडिकेटेड टाइम होगा, 10 मिनट 15 मिनट आप वो टेस्ट करेंगे, और फौरन फिर उसके बाद टेस्ट का स्कोर रिलीज करूंगा, आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा, टेस्ट डिस्कस होगा, और फिर हम अगले 1 घंटे में अगला टॉपिक लाइक मटेरियल है तो मटेरियल को रिवाइज करेंगे, फिर इसी तरह अगले दिन मटेरियल का टेस्ट होगा, टाइम में वही 15 मिनट का मखसूस टाइम होगा, उसी टाइम में आपने टेस्ट करना है। उसके बाद जब पहले आप टेस्ट नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमने आपके ये सारा सिलेबस रिवाइज करवा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश किया करें कि रिवीजन क्लास में आने से पहले अपना टॉपिक खुद से रिवाइज करके बैठें। उसका फायदा ये होगा कि जब आपने रिवाइज किया होगा ना, तो आपको जब हो रही थी वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बच्चे इस माइंड से बैठना चाहेंगे कि मैंने पहले लेक्चर नहीं सुने तो मैं रिवीजन सुन लूं। मैं रिवीजन में मेन सारे टॉपिक्स कवर, ईच एंड एवरीथिंग नहीं बताऊंगा जब तक आप नहीं पूछेंगे। तो इसलिए आपको पूछने के लिए सबसे पहली बात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, तो वो चीजें आपने देखनी है। और जब फिर आपकी बाकी क्लासेस एंड होंगी, हम उसी दिन आपकी ये वाली क्लास भी एंड कर देंगे, लेकिन उस वक्त तक हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे इसकी। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो बता। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बस अब पेपर दे दें, कोई ऐसा तैयारी ना भी करें तो आप मोर देन 50% नंबर आसानी से ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है 50 जो नंबर लेना कोई मसला ही नहीं है। एक सवाल सही कर लो, एक गलत कर लो, इसी पैटर्न से चलते जाओ तो 50 नंबर पूरे हो जाते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह 70 प्लस में जाएगी मेजोरिटी। जी बच्चों, और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई सजेशन? नंबर तो मुझे पता है शो नहीं होते, लेकिन वैसे तो नंबर होते हैं ना, बैकएंड पे तो मार्क्स होते हैं, आप लोगों को नहीं दिखाए जाते बस। बस जो फेल होता है उसको दिखाते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि उसको कितनी मेहनत की जरूरत है। अच्छा, एक अच्छा सवाल पूछा है हसन। चले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आईसीएमए में मार्क्स क्यों नहीं बताए जाते। आपको पता है हमारे मुल्क में हमने ना हर चीज का मेयार नंबर बना लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, लेकिन अगर वो डॉक्टर बने तो वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन हम उसे एडमिशन देते हैं जिसके नंबर अच्छे आते हैं। हालांकि वो डॉक्टर अच्छा नहीं बनता, क्योंकि वो बंदा है जो रट्टा अच्छा लगाता है। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते थे अगर डिग्री होती, प्रैक्टिकली सक्सेसफुल, लेकिन हमने मेयार क्या बना लिया, नंबर्स। इसी तरह बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हो सकते थे, तो नंबर्स। आईसीएमए में भी अगर नंबर होते तो मार्केट में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जानी थी
कि ये वो बंदा है जिसने A+ ग्रेड किया है, ये वो बंदा है जिसने B किया। तो हम उसी चीज को तो खत्म करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की डिस्टिंक्शन उनकी कॉम्पिटेंसी हो, उनका काम हो, ना कि ये A ग्रेड वाला ACM में है, ये A+ ग्रेड वाला ACM में है। तो हमने ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी। ऑल ACMAs आर इक्वल, ऑल FCMAs आर इक्वल, ताकि वो एक जो माइंडसेट है कि मैं फलां वाला इतने नंबरों वाला हूं, उस चीज को ना देखा जाए, बल्कि बंदे की कॉम्पिटेंसी देखी जाए। तो एम्प्लॉयर जो है वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो ये देखता है कि ये ACM में है। और अगर यही होता कि ये 80% वाला ACM में है, ये 50 वाला, तो लोगों ने पता क्या कहना था, ये वो ACM में है जिसने मर मर के 50 नंबर लेके किए हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर नंबर अच्छे नहीं लेता तो वो अच्छा नहीं बन सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं बन सकता। तो एम्प्लॉयर उसका एक्सपीरियंस और उसकी कॉम्पिटेंसी देख के फैसला करे, ना कि उसके नंबर देख के। तो ये लॉजिक है जी, जिसकी वजह से ये जितनी भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये अपने रिजल्ट कार्ड पे मार्क्स नहीं देते। वरना आप जिस सिस्टम से हमने आपको पिक किया है, आप सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम सारे वो लोग हैं जो हम बाय बर्थ अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते थे। हमें माशरे ने बताया ही नहीं था कि अकाउंटेंसी भी एक कैरियर है। हमें तो ये पता था कि या डॉक्टर जिंदा रह सकते हैं या इंजीनियर्स। तो हम सारे इसी एम को लेके 12वीं जमात तक पढ़े। जब हम आगे आए, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो हमने उसको छोड़ा और किसी ने कह दिया कि यार ये भी एक चीज है। तो हम जब यहाँ आए, हम अगर यहाँ आके भी नंबरों में ही फंसे रहते तो फिर हमारे इस चेंज का कोई फायदा नहीं था। तो हम यहाँ पे आए, जिस बंदे की जितनी कॉम्पिटेंस होती है वो उस हिसाब से पोजीशंस, सैलरीज और सारी चीजें लेता रहता है। बस डिग्री उसको इंटरव्यू तक लेके जाती है। और उसके बाद उसने, क्योंकि डिग्री में चीजें ऐसी हैं, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं है इसमें, आपको 100% सिलेबस पढ़ाया जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं उनमें चॉइसेस नहीं है। तो आपको पेपर अनसीन होता है। मैं पढ़ाने वाला कोई और हूँ, जिसने पेपर बनाना है उसका माइंडसेट पता नहीं क्या है, वो किस तरह का पेपर बनाएगा। तो मुझे अपने आप पे ग्रिप होनी चाहिए ताकि मैं वो चीजें पढ़ाऊं कि इस बाउंड्री में रहते हुए कोई चीज उससे बाहर ना हो। तो आप देखेंगे कि पेपर में भी इंशाल्लाह जब चीजें आएंगी तो बाउंड्री यही होगी, लेकिन उसने जो सवाल पूछे होंगे वो आपको आते होंगे। वजह क्या है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस बाउंड्री में जितनी चीजें थी वो करवा सकूं। एग्जामिनर की कोशिश होगी वो इस बाउंड्री में जितनी चीजें वो आपसे टेस्ट कर सके। और हम ये नहीं चाहते कि आप 100% नंबर लें, आप 80% नंबर लें। हम तो चाहते हैं कि भाई इसमें से आधे ले लें। तो अगर आप 50% नंबर ले लेते हैं, इट मींस यू आर कॉम्पिटेंट। तो आप इस 50% नंबर अगर हासिल कर लेते हैं तो आप पास हैं। और आप देखेंगे कि जिस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी नहीं है ना, गुड लक पे पेपर पास नहीं होता। यहाँ पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 50% नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आप तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंसी बिल्ट इन होने लग जाएगी। और जब वो कॉम्पिटेंसी होगी तो आप जब जॉब पे जाएंगे फिर आप काम भी करेंगे। फिर जितना काम हम आपको करवाते हैं, मसलन मैंने आपको आज पढ़ाए, सिलेबस भी कवर हो गया, अभी भी मैं आपको इसमें एंगेज रख रहा हूँ। मेरे लिए तो आसानी थी ना कि मैं आपको इसमें छोड़ूं, कहूँ जी फ्री हो जाए। मैं एंगेज इसलिए रख रहा हूँ कि आपकी ये मेहनत की आदत ना पेपर तक जाए ना। जब ये पेपर तक नहीं जाएगी तो पेपर के बाद 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगला सेशन शुरू होगा। अब इन पूरे 2 साल या 4 साल जितना भी आपका ICMA के साथ रिलेशनशिप रहेगा, मसलन जो ग्रेजुएट हैं वो 2 साल रहेंगे, जो FSC के बाद आए हैं वो 4 साल उन्होंने रहना है। 4 सालों में या 2 सालों में हमने आपको मेहनत की आदत इतनी डाल देनी है कि आप बाद में बगैर मेहनत के रह ही नहीं सकेंगे। तो ये भी बेसिकली एक ट्रेनिंग है। सिलेबस ज्यादा होता है, यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखें, BBA MBA। एक स्टूडेंट आया कहता जी BBA में तो हम इस बुक में सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ते थे और हमें पता होता था कि पेपर में सर ने पूछना क्या है, लेकिन वहां भी अच्छे ग्रेड नहीं आते थे या वहां अच्छे आ जाते थे। तो मैंने उसे कहा कि फिर जैसे पढ़ा था उसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है कि मार्केट में जाएं तो लोग कहते हैं अच्छा BBA किया हुआ, कोई मसला नहीं है। तो ACMA को ऐसे नहीं ट्रीट किया जाता। तो
तो वो कॉम्पिटेंसी, वो मेहनत की आदत, वो सारी चीजें इस सिलेबस में बिल्ट इन है ताकि आप इसको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड? चलो ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ओके है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।